आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। उससे पहले हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली बात ये कही थी, जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। दूसरी, बम्बई और मद्रास 1773 का रेगुलेटिव एक्ट में तो आंशिक रूप से इसके अधीन थे, जबकि अब इसे पूर्ण रूप से इसके अधीन कर दिया गया है। और भारत के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए पहले कहते एक कार्यकारी परिषद होती थी। उस कार्यकारी परिषद में क्या था, विधि सदस्य और जोड़ा गया, विधि सदस्य और जोड़ा गया। लेकिन इस विधि सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और फिर ब्रिटिश साम्राज्य में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कही थी। इसमें केवल योग्यता के आधार पर शासन किया जाएगा, योग्यता के आधार पर शासन किया जाएगा। दूसरी बात ये क्या कही थी, इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश भारत में जहाँ कहीं भी दास प्रथा का प्रचलन है, उस दास प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और कंपनी के व्यापारिक अधिकार भी क्या कर दिए, समाप्त की। ये थी 1833 के चार्टर एक्ट में बात। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, हमने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल 1823 से लेकर के 1828 तक तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। उसके पश्चात 1828 से लेकर के 1835 तक विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1828 से लेकर के 1835 तक भारत को प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक भारत के। इसके द्वारा क्या क्या किया गया, सर्वप्रथम 1829 में इनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दी। एक था धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव थे। उन्होंने इसका क्या था, विरोध किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का इन्होंने क्या किया, विरोध किया था, ठीक है। उसके पश्चात इन्होंने कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा पर भी क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई, ठीक है। फिर इन्होंने अफीम का जो निर्यात होता था उसका नियमन किया गया और कहा केवल बॉम्बे बंदरगाह से ही अफीम का आयात निर्यात किया जा सकता, अन्य कहीं से अफीम का आयात निर्यात नहीं किया जा सकता। इन्होंने 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। हमको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फौजदारी मामलों के लिए 4 भ्रमणशील अदालतें थी। हाथी बंगाल, जिसमें कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित की थी। उन भ्रमणशील अदालतों को उन्होंने कहते बंद कर दिया गया। भ्रमणशील अदालतें विलियम बेंटिंक ने आते ही भ्रमणशील अदालतों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में उसमें विधि सदस्य जोड़ा गया था, उस विधि सदस्य में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य जोड़ा गया था। उसमें लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया तथा इसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। इस विधि आयोग का काम था जो भी कानूनों का सहितीकरण, मतलब कि जो भी कानून थे उनको कहता इकट्ठा करना था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्रिटिश हो, सभी कानूनों को इसका काम था इकट्ठा करना, है ना, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसके द्वारा 1831 में मैसूर का
और 1834 में कुर्ग और कच्छार, इन रियासतों का विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, ब्रिटिश भारत में क्या कहते हैं, विलय किया गया। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के लिए लोक शिक्षा समिति बनाई। शिक्षा के लिए भारत में ब्रिटिश भारतीयों के द्वारा क्या बनाई थी, एक लोक शिक्षा समिति बनाई गई थी। लोक शिक्षा समिति बनाई गई थी, जिसमें कितने सदस्य, 10 सदस्य। ये थी 1823 में। इन 10 सदस्यों के बीच में आंग्ल भाषा और प्राच्य भाषा में संस्कृत, फारसी आदि, इनको लेकर क्या था, विवाद था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति, इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया, लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं निस्यंदन का सिद्धांत। लॉर्ड मैकाले ने क्या बोला, निस्यंदन का सिद्धांत। निस्यंदन के सिद्धांत क्या कहा गया कि जो उच्च भारतीय हैं, उन उच्च भारतीयों को, जो पैसे वाले हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा दो, अंग्रेजी में पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा दी जाए, जो कि धीरे धीरे टपक कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगा। ये मैकाले का था निस्यंदन सिद्धांत था। भारत में 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात की गई थी। अब ये था आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद में आंग्ल समर्थक कौन कौन थे और प्राच्य समर्थक कौन कौन थे। आंग्ल समर्थक और एक थे प्राच्य समर्थक। ठीक है, अब आंग्ल समर्थक कौन कौन थे, ट्रेवलियन, मुनरो, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, बेंटिंग, मैकाले और राजा राम मोहन राय। ये तो थे आंग्ल भाषा के समर्थक। ये मुनरो और एल्फिंस्टन वही है जिन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को बड़े तौर पर मद्रास और बम्बई में लागू किया था। ठीक है, तो इन्होंने तो किया था आंग्ल भाषा का समर्थक। आंग्ल प्राच्य विवाद में कि आंग्ल भाषा को अपनाई जानी चाहिए, जबकि प्राच्य भाषा के समर्थक थे जेम्स प्रिंसेप, थॉमस प्रिंसेप और विल्सन। ये थे प्राच्य भाषा के समर्थक। जो मैकाले ने जो निस्यंदन सिद्धांत दिया था, ये 2 फरवरी 1835 को दिया था। 7 मार्च को गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसे मान्यता दी गई। और कालांतर में जो गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड ऑकलैंड, उसने इसे लागू कर दिया था। ठीक है, 1835 में अंग्रेजी को भारत में कौन सी भाषा घोषित कर दी गई, प्रशासनिक भाषा घोषित कर दी गई कि प्रशासन में जो भी भाषा काम में ली जाएगी वो अंग्रेजी होगी। 1835 में ये विलियम बेंटिंग ब्रिटिश में एक विहिक दल था, विहिक दल का सदस्य था। विहिक दल में जो ये किसको मान्यता देता था, उपयोगितावाद को, जो कि बेंथम और मिल के द्वारा दिए गए ये सिद्धांत बोलता है कि ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे, चाहे कुछ लोगों के हित में क्या प्रभावित हो। तो ये इस दल का सदस्य था। ठीक है, और ये विलियम बेंटिंग जो प्रेस थी, प्रेस उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहता था, लेकिन हटा नहीं पाया। ठीक है, उसके पश्चात विलियम बेंटिंग के पश्चात आता है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता बोल सकते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ, इसका कार्यकाल है 1835 से 36 तक, 1 साल ही रहा था। इसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, जब बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड होस्टिंग, उस समय इसने राजस्थान की रियासतों के साथ में क्या की थी, इसने संधियाँ की थी चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। ठीक है, उसके पश्चात आता लॉर्ड ऑकलैंड, वही लॉर्ड ऑकलैंड जिसने बड़े तौर पर लागू किया था किसको, जो कि निस्यंदन सिद्धांत था लॉर्ड मैकाले का, उसको लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा बड़े तौर पर लागू किया था उसने, वही था। अब आता है लॉर्ड ऑकलैंड, इसका कार्यकाल है 1836 से लेकर के 42। इसके समय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से
42 के बीच में। क्यों हुआ था? अफगानिस्तान का राजा था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद क्या था, रूस से बातचीत कर रहा था सिंध से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, तो इस कारण ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। उससे पहले क्या कि त्रिपक्षीय संधि हो चुकी थी। त्रिपक्षीय संधि किन किन में हुई थी? पंजाब का राजा रणजीत सिंह, अफगानिस्तान का राजा था उस समय शाह शुजा, और ऑकलैंड के बीच में हुई थी। और ये इसका शाह शुजा इसका बेटा था, शाह शुजा का बेटा ये दोस्त मोहम्मद था, लेकिन ये इनको बाहर निकालने तो ये इस कारण किया था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जीटी रोड, जो कि दिल्ली और कहाँ के बीच में, कलकत्ता के बीच में, इसका क्या था, पुनर्निर्माण कराया गया था जीटी रोड का। बनवाई किसने थी जीटी रोड? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा था जीटी रोड का बनवाई गई थी। 2 बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। एक बार इससे पहले भी शेरशाह सूरी ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी के द्वारा भी इसका था पुनर्निर्माण करवाया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने भी इसका था पुनर्निर्माण करवाया था। अब आता है एलनबरो, जिसका कार्यकाल है 1842 से 44 के बीच में। एलनबरो 1842 से 44 के बीच में, जो अंग्रेज़ों के और अफगानों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें सेनापति था चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने इस एलनबरो के समय क्या किया था, 1843 में सिंध का विलय कर लिया था। ठीक है। और 1843 में एलनबरो के द्वारा क्या कहते हैं, धारा 5 के तहत दास प्रथा को कहते हैं भारत में, ब्रिटिश भारत में इसके किया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है था। फिर आता है हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग, इसका कार्यकाल है 1844 से 48। इसके समय तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। बस एक ये याद रखना है, आंग्ल सिख युद्ध इसके समय हुआ था। फिर आता है डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 के बीच, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे इसके बारे में।